आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज है। आपने एक नाम सुना होगा औरंगज़ेब का। ये वो शख्स था जिसे जो भारत का कभी बादशाह था और जो सबसे ज़्यादा समय तक अगर कोई व्यक्ति अपने साम्राज्य में जो शासन किया हो उनमें से ये एक था। तकरीबन 50 साल तक इसने शासन किया था और 50 साल तक शासन करने के बाद ज़रा सोचिए दोस्तों, उस बादशाह को आज भारत में नफ़रत की दृष्टि से देखा जाता है। तो कुछ न कुछ तो ऐसा उसने किया होगा या ये एक षड्यंत्र है? आपको क्या लगता है? दरअसल हमारे सामने जो परोसा जाता है, हम तो उसे देखते हैं और देखते ही ऐसा हमें लगता है कि जो दिखाने वाला है बिल्कुल सही दिखा रहा है। आप फ़िल्म देखने गए या आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, जिसको आप अच्छा समझते हैं, ट्रस्ट करते हैं और वो आपको अगर लगातार एक तरह के मैसेज भेजे, तो आप अचानक से उसकी बात मानने लगते हैं और धीरे-धीरे जो थोड़ा-थोड़ा चेंज होता है, जो आपके मन में जो वो बैठाना चाहता है, वो बैठते जाती है और आप फिर जो सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, वो भूल जाते हैं। ऐसा होता है दोस्तों। मेरा ये मानना है कि जब भी हम इतिहास को देखें, तो चाहे वो नेगेटिव पात्र हो या पॉजिटिव पात्र हो, वो किरदार रहा है इतिहास का, तो उसको उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ़ इस ये आपके मन में बैठा दिया जाए कि बस भाई उसने लड़ाइयाँ लड़ी, उसने हत्याएँ कर दी, उसने बहुत लोगों को मार दिया, उसने वहाँ मंदिर दान दे दिया, तो मंदिर तुड़वा दिया। इस तरह की जो बातें आती हैं, ये सिर्फ़ एक ऊपरी परत होती है इतिहास जानने का। मतलब आप जब सीढ़ियाँ चढ़नी हो, हज़ारों लाखों सीढ़ियाँ जहाँ इतिहास की आपको आगे चढ़नी हो, वहाँ का ये सिर्फ़ पहला पैदान होता है, जो किसी के द्वारा कहा सुना या कहीं से लिखा या प्रचारित किया गया होता है। असल इतिहास तो अभी अब शुरू करना है। अभी तक तो ये चीज़ आपने सुना है दूसरों से कि हाँ भाई, उसने तो बहुत सारा मंदिर तोड़ दिया। कोई बता देगा कि नहीं-नहीं, उसने तो बहुत सारा मस्जिद बना दिया था, उसने मंदिर भी बनवाए थे, दान भी दिया था, ये भी लोग कह देंगे। दोनों तरह के पक्ष वाले। लेकिन ये सिर्फ़ वो पक्ष है जो दूसरे कह रहे हैं, असल इतिहास तो यहाँ से शुरू होता है। तो ये एक ऐसा बादशाह रहा औरंगज़ेब जो भारत में सबसे ज़्यादा नफ़रत किया गया। तो आज हम देखेंगे, उन सारे पहलुओं को देखेंगे कि ये कितना बेरहम था, कितना बड़ा दरिंदा था या फिर वास्तव में ये चीज़ें बढ़ा-चढ़ा कर पेश की गई हैं। इन सारे पक्षों को हम ऐतिहासिक रूप से देखेंगे। इस स्ट्रीम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो डिस्क्लेमर है, लीगल डिस्क्लेमर है, वो दिखा देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, डिबेट्स होती है या यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती है, जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। सब के सब बैठे हुए हैं प्रोपेगेंडा करने वाले, कोई भी किसी की भी इस बात में दिलचस्पी क्यों होगी कि वो आपको सच बता दे। तो यहाँ पे आज की जो बातें मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो बहुत कम लोगों तक अभी तक सच्चाई पहुँच पाई है। पहुँची है तो आधी-अधूरी पहुँची है, पूरी तरह से नहीं पहुँची है। तो आज मैं वो सारे सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है या जो निष्पक्ष पहलू होता है, वो मैं आज दिखाऊँगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रोफ़ेसर हैं आंद्रे ट्रस्के। आंद्रे ट्रस्के हिस्ट्री की प्रोफ़ेसर हैं और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक किताब लिखी है, जिसका नाम है औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ बाय आंद्रे ट्रस्के। तो ये किताब जो है, आप लोग देख सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और उनसे कुछ साथियों की मदद से बातचीत होने का प्रयास हुआ था। तो उसमें उन्होंने बताया कि हिंदी वर्ज़न में मेबी हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर बदलाव हो सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा शोध-परख लोग हैं, इतिहास-परख लोग हैं, वो इंग्लिश वर्ज़न भी परचेज़ करके ज़रूर पढ़ें। ये हिंदी अनुवाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये हिंदी अनुवाद किया है अनुपमा रितू ने।
तो ये बुक जो है बड़ी शानदार है, बहुत ही ज़्यादा रेफ़रेंस के माध्यम से, चूँकि ये प्रोफ़ेसर हैं हिस्ट्री की, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके ये किताब लॉन्च की है। और आपको पता है कि जब भी कोई सच्ची और सही बात आपके सामने ले आता है, चाहे वो भारत का हो या विदेश का हो, तो कुछ लोग, भारत के ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पिताजी ने, उनके बाबूजी ने बड़ा मेहनत करके जो बवंडर खड़ा किया हुआ है, उस पर कोई पानी फेर रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तो इनको भी ट्विटर पे खूब ट्रोल करने का प्रयास किया गया, पर ये एक बहुत ही सख्त और सच्ची किस्म की महिला प्रोफ़ेसर हैं। इन्होंने बिल्कुल डटी रहीं और बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपनी बुक को लिखा है। पूरे रेफ़रेंस के साथ, जितने भी जो ऐतिहासिक दस्तावेज़ होते हैं, क्योंकि मुगलिया सल्तनत ऐसी थी जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेज़, जो लिखित दस्तावेज़ होता है वो प्रस्तुत है। चाहे वो मुगलिया लोग थे, उन्होंने जो अपनी बातें लिखी, या फिर अंग्रेज़ भी उनके समय से आना शुरू हो गए थे। अंग्रेज़ तो अकबर के समय से ही आना शुरू हो गए थे। तो और फ्रांसीसी, डच और बहुत सारे जो पुर्तगाली वगैरह जितने भी जो यात्री आते थे, उन सब ने भी जो-जो बातें लिखी हैं, तो सबको इन्होंने अच्छे से पिरो कर ये तैयार किया है बुक। तो ये इन्होंने बड़े अच्छे से खूबसूरती से लिखा है। औरंगज़ेब सच्चाई और गल्फ, हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है। उस शख्स का ज़िंदगी नामा जिसे हिंदुस्तान की तवारीख़ में सबसे ज़्यादा नफ़रत मिली है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भारत में ही शासन किया है, तो ऑफ़ कोर्स भारतीय था, विदेशी तो नहीं था। अगर भारत में ही कोई शासन करेगा, जैसे अभी इंग्लैंड में एक कोई व्यक्ति जो पाकिस्तानी मूल का है, मतलब तब तो पाकिस्तान भी नहीं था, भारत भी नहीं था, वो कॉम्बिनेशन था। वहाँ के मूल का कोई व्यक्ति अभी इंग्लैंड का जब पीएम बना है, तो यहाँ पे आप देखें कि वो तो अब वहीं का कहलाएगा ना, वो तो वहीं का कहलाएगा, ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। तो उसी तरह से औरंगज़ेब भी जब भारत में शासन किया, तो वो भारतीय ही था। अब वो कितना हत्यारा था, कितना क्रूर था, या ये सब बढ़ी-चढ़ी बातें हैं, वो तो पूरा आप निष्पक्ष होके स्टडी करेंगे, तभी पता चल पाएगी। अच्छा, कुछ लोग क्यों उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाते हैं, इसका तो आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो पता चल ही जाएगा। एक लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोगों को एक किताब पढ़ाई जाती थी। किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और नेहरू जो थे, भारत के जो फर्स्ट प्रधानमंत्री हैं, उनकी बुक थी। और लेटर्स टू नेहरूज़ लेटर भी पढ़ाया जाता था। तो उसमें जो है उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन आज की डेट में क्या देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा बताते हैं कि वो भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है। भारत की ये सारी प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार वही है। तो हम भारतीयों की एक आदत पड़ गई है कि हमारे यहाँ जो भी शासक होते हैं, हुए हैं, तो जब हमें अपना कब इतिहास तो खोजने की आदत है नहीं, कहाँ पे क्या सच्चाई है, क्या गलती है। तो हम हमेशा ही किसी एक को खोजते हैं कि जिसके ऊपर सारा ब्लेम डाल सकें। मतलब जितनी नाकामयाबी, या फिर जितने भी आप कहें कि जो लापरवाही है, जो बेढंगी है, जिसको ये कुछ कर नहीं पाए, बहुत सारे लोग, जिसमें एक जाति विशेष के लोग हैं जिनका सब जगह कब्ज़ा है। जब इनका पूरा नकारापन सामने आ जाता है, तो फिर ये खोजते हैं कि कोई एक शख्स को इतिहास में पकड़ा जाए और उसके ऊपर ही सारा ब्लेम थोप दिया जाए कि उसी की सारी गलती है। अब वो 40-50 साल रहा, यहाँ देश आज़ाद हुए 75 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर आदत जो थोपने वाली आदत है, वो जा नहीं रही है। यही चीज़ हुआ है औरंगज़ेब के साथ भी। देखा होगा आपने, साथ ही साथ सम्राट अशोक को भी ये लोग ऐसे ही लपेटने की कोशिश करते हैं। एक बुक एक बंदे ने लिख दिया सम्राट अशोक को, पे लगा वो बताने कि उन्हीं के कारण देश गुलाम हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो ये नकारापन जो है उसको हमें समझना पड़ेगा। अब चले आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं। हम सीधे-सीधे स्ट्रीम देखते हैं इसमें क्या बातें आई हैं। औरंगज़ेब जो है वो जब मौत के अपने जब अंतिम दिनों में था, तो वैसे 88 इयर्स तक वो जिया है। ये देखिए दोस्तों, जो औरंगज़ेब है, उसका जन्म जो है 1618 यानी 1618 एडी में हुआ था। मृत्यु उसकी हुई थी 1707 यानी 1707 में उसका मृत्यु हुआ था।
और वो 88 बरस का था, 88 इयर्स का था दोस्तों, तब उसकी मृत्यु हुई थी। तो अब वो थोड़ा मंथ का अंतर है इसीलिए 88 इयर्स ही है। तो उसने बहुत सारे खत लिखे हैं, अपनी बेटों को लिखा, रिश्तेदारों को लिखा उन्हीं खत के माध्यम से उसका इतिहास निकाला गया, देखा गया, उसका मनोवैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन किया गया कि वो दरअसल अपने अंतिम दिनों में या बीच के दिनों में उसकी बातों से क्या झलकता था। जब भी कोई व्यक्ति कुछ लेटर लिखता है, अपनी दिल की बात किसी से बताता है, अपनी कुछ बातें किसी से जताना चाहता है, तो हम उसका मनोविज्ञान समझ सकते हैं कि दरअसल उसके अंदर चल क्या रहा है। वो किरदार जो है कहना क्या चाह रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, किस चीज़ों को वो अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से आगाह क्या करना चाह रहा है। तो वो सारी बातें जो हैं उसका बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं। तो उसमें ये देखा गया कि जब अंतिम दिन में था तो वो कभी-कभी फ्यूचर को लेकर बड़ा टेंस रहता था। उसे लगता था कि बड़ी मेहनत से उसने साम्राज्य इकट्ठा किया है, सब बिखर जाएगा। उसे चारों बगल षड्यंत्र दिखाई देते थे और उसे ऐसा लगता था कि उस जिस पर वो भरोसा करता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको दुःख दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। जो कि काम उसने खुद भी अपने ज़िंदगी में किया था और जो कि काम उसके पिताजी ने भी अपने ज़िंदगी में किया था। शाहजहाँ इसके पिताजी थे, तो उनको इसने तो जेल में डाला ही था और औरंगज़ेब जब अपने पिता को जेल में डाला तो सब लोग कहते हैं कि यार कैसा ये राजा था? अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाइयों की हत्या करवा दिया, 2-2 भाई थे, दारा शिकोह था, सूजा था, मरवा दिया दोनों को। तो ये कैसा राजा था? यही चीज़ अपने बाप को भी जेल में डाल दिया, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन ये भी ज़रा सोचिए उसका पिता भी उसने ये काम अपने पिता से तो सीखा था, उसके पिता भी तो यही किए थे। लेकिन कभी शाहजहाँ के बारे में ये बात लोग नहीं प्रचारित करते हैं कि शाहजहाँ भी अपने भाइयों को मरवा दिया था। शाहजहाँ जो है अपने भाइयों को मरवा के तब जाके वो उसने गद्दी हासिल की थी। तो और भी कई लोगों को फरमान अपने रिश्तेदारों को फरमान कराया था, तो ये सब बातें मैं दिखाऊँगा आगे, लेकिन उसकी कभी चर्चा नहीं होती है। जानते हैं क्यों नहीं चर्चा होती है? इसलिए नहीं चर्चा होती है क्योंकि जब हम किसी की नेगेटिविटी दिखाने पर आते हैं पार्टिकुलर, तो उसकी हर बात खोद-खोद के दिखाई जाती है। कोई जिसको छुपाना है, उसकी बड़ी से बड़ी गलती भी पर कोई बात ही नहीं करता है। जैसे आजकल आप देखते हैं आजकल क्या हो रहा है बहुजन लोगों पे छोटी-मोटी गलती हो तो तुरंत उठा के इनको कुछ भी इन पर सत्ता, प्रशासन और ये ब्राह्मणवादी लोग कुछ भी इन पर कर देते हैं और जो इनके अपने लोग हैं, उनके बड़ी से बड़ी गलतियों पर भी उनको बचा लेते हैं, उनको दबाने-छुपाने के काम करते रहते हैं। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा। तो औरंगज़ेब के साथ भी ऐसा ही चल रहा था। पर ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि औरंगज़ेब जो है दूध का धूला था, ऐसा भी मत सोचिएगा और ना आंद्रे ट्रस्के ने ऐसा दिखाया है। उन्होंने पूरा पच ही खोल कर रख दिया है। उन्होंने ये दिखाया है कि इतिहास का एक जो चरित्र है, वो कितना बुरा है, कितना अच्छा है, उसको उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए, ना कि नफ़रत के नज़रिए से और ना ही बायस्ड होके। एक निष्पक्ष होके देखिए कि वो किरदार कहाँ पे कुछ अच्छाई तो नहीं कर रहा है या कहीं पे बुराई तो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने एक निष्पक्ष नज़रिया रखा है। तो यहाँ पे आपको आज का जो ये प्रेज़ेंटेशन है, उसमें पूरा आपको एक निष्पक्ष नज़रिया ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे चलते रहती हैं। अच्छा, चूँकि जनसंख्या कम थी तो ऐसा माना गया कि अपने ज़िंदगी के 49 बरस में उसने 15 करोड़ लोगों पर हुकूमत की थी और उसने जो है बहुत सारे जैसे आप जानते हैं दान देने की प्रथा भारत में, तो उसने आप अगर ध्यान से अध्ययन करेंगे औरंगज़ेब का, तो वो भी पूरी तरह से मुस्लिमों वाला उसके तौर तरीके वैसे तो ख़ास नहीं थे, लेकिन हालाँकि बहुत सारे इतिहासकारों ने उसको ऐसा पेश करने की कोशिश की है कि बड़ा मज़हबी था। तो मज़हब वो मानता था, मुस्लिम था तो वो अपना मज़हब मानता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब पर उसने अपना मज़हब थोप दिया था। ठीक है ना? उसके बारे में लोगों ने ये भी प्रचार फैला रखा है कि उसने बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी, वो सबको मुस्लिम बनाना चाहता था बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था, ये था, वो था, इस तरह के प्रचार फैलाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो अपने जब लेटर लिखता है, उसमें खुद बता रहा है कि उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, अगला जन्म, पिछला जन्म, पता नहीं क्या-क्या वो बहुत तरह की बातें करते चला जाता है और डरा हुआ था दरअसल वो लास्ट में।
लेकिन जब पूरा आप ये देखेंगे, ये पूरी बुक पढ़ लेंगे या पूरा जो निष्पक्ष नज़रिया देखेंगे, तो आप ये भी पाएँगे कि वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर लिखे गए हैं। इवन जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने भी लिखा है। मुस्लिम इतिहासकार उन्होंने भी बढ़ा-चढ़ा के लिखा है। जब ये बंदा मर गया औरंगज़ेब, तो इसके बाद से एक मुस्लिम ने उसके नाम पर किताब लिखी। और उसमें क्या है, बढ़ा-चढ़ा के और लिख रहा है कि ये खूब मंदिर तोड़े हैं, खूब इन्होंने ये किया है, वो किया है। मतलब ये दिखाने के लिए जैसे इन लोगों ने मुहम्मद पर बाद में नहीं थोप दिया कि वो चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, तो गदही पे बैठ के आसमान की यात्रा कर आए हैं। ये सब बाद में थोपा ही तो गया उनको ये दिखाने के लिए कि भई ये बड़े वो आदमी थे, चमत्कारिक व्यक्ति थे। इनके अंदर चमत्कार था, शक्ति थी, ये सब दिखाने के लिए जैसे बाद में कोई किरदार है, अच्छा है या बुरा है, अपनी ज़िंदगी जी के चला गया। बाद में उसके जो अनुयायी होते हैं, उसको चमत्कारिक बनाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिखाने के लिए जैसे आप भारत में देखिए, जहाँ बता दीजिए कि भई देखो चमत्कारिक बाबा हैं, देखिए लाखों की भीड़ पीछे लग जाएगी। लोगों को चमत्कार चाहिए, पढ़ा-लिखा हो, अनपढ़ हो, गँवार हो, सबको चमत्कार चाहिए। और बता दीजिए अनपढ़ गँवार को भी बैठा दीजिए, कहिए कि देखिए ये बाल खींचता है, दूध निकल जाता है, देखिए उसके पीछे लाखों की भीड़ लग जाएगी। तो ये बीच का जो 1000 साल रहा है, 1500 साल रहा है, ये चमत्कारों के कारण भीड़ इकट्ठा किया है धर्मों ने, खूब चमत्कार। नहीं तो बुद्ध तो थे, उनको तो नहीं ज़रूरत पड़ी थी, बिना चमत्कार के ही चमत्कार को तो खारिज थे ही नहीं, खारिज था उनमें। उन्होंने इकट्ठा की थी, लेकिन बाद के लोग बड़े आराम और बेमतलब लोग निकल गए, मेहनत नहीं करना चाहते थे। लोगों को बेवकूफ़ बन रहा है, चलो बेवकूफ़ वाला गोली दे दो, बनने दो बेवकूफ़, भीड़ भीड़ चाहिए हमको धर्म के पीछे, जुटा लो, ये चल रहा था। तो यहाँ भी इसके साथ जो है इसी तरह की पीछे कर के इतिहासकारों ने खूब नफ़रत भर दिया। नेहरू भी पीछे नहीं थे। नेहरू भी अपनी किताब लिखे हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि जो घड़ी थी ना, उससे भी तेज़ चलना चाहता था औरंगज़ेब। उनकी भी नफ़रत खूब साफ-साफ झलकी है। कहते हैं कि घड़ी से भी तेज़ चलना चाहता था, समय समय से भी आगे चलना चाहता था, समय को ही रोकना, उसी चक्कर में वो रुक गया, घड़ी का जो है वो भी तोड़ लिया। तो उनकी भी नफ़रत झलकती है। अब उनकी नफ़रत कहाँ से बनी थी? तो उन्होंने भी जो इतिहासकारों को पढ़ा होगा, उन लोगों ने उसके बारे में बुराई कर दी, क्योंकि इतिहास में जब कुछ पहलू समझ में नहीं आता है, तो सब लोगों को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिस पर सारा ब्लेम उठा के थोप दें। जैसे गवर्नमेंट में होता है ना, किसी डिपार्टमेंट में कि जब कोई पूरा डिपार्टमेंट जब वो होता है, फँसता है, तब क्या करते हैं, सारा चीज़ उठा के उसमें से किसी एक व्यक्ति को तलाशते हैं, पकड़ते हैं, उसको समझाते हैं कि तुमको ज़्यादा पैसा दे देंगे, कम दे देंगे, तुम सारा ब्लेम ले लो, या अगर नहीं वो कर रहा है तो उठा के जो उसमें का कमज़ोर व्यक्ति होगा उस पर उठा के सारा ब्लेम डाल देंगे। तब जो मर गया है, तो मर गया है तो डाल दो ब्लेम इस पर सारे के सारे, तो सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल दिया गया। जबकि इसका ऐसा इतिहास है औरंगज़ेब का कि ये बंदा इसके जो दादा थे, और इसके परदादा वग़ैरह लोग थे। आप देखें कि बाबर का हुमायूँ मकबरा आपने देखा होगा, दिल्ली में है। आप लोग गए होंगे, कितना बड़ा-सा चौड़ा-सा है और उसको अभी भी लोग देखने जाते हैं, सरकार पैसे कमाती है। फिर आप उसका देखिए, शाहजहाँ का देखिए, इसके पिताजी का देखिए मकबरा, उसका भी देखिए कितना शानदार बेहतरीन, जो ताजमहल ही देख लीजिए, वही तो है ना? उसी में तो मुमताज़ और उसकी बात आई थी कि वहीं पे मुझको भी दफ़ना दिया जाए। तो जाके देखिए कितना भव्य बना है। लेकिन ये बंदा क्या कहा था, अपने वसीयतनामे में बोल के गया था कि देखो मैं मरूँगा ना, तो मुझको मेरा भव्य मकबरा-वकबरा ये सब मत बनवाना। मुझको बिना नाम के, बिल्कुल बेनाम मुझको दफ़ना देना, एकदम सिंपल दफ़नाना। एक तो सूफ़ी थे, उन्हीं के बुलाना, इनकी जहाँ जहाँ इनको दफ़नाया गया है, उन्हीं के बगल में हमको दफ़ना देना। मतलब ये बंदा मरते समय में इसके अंदर जो इस्लामिक एक छवि थी कि मरने के बाद से कुछ होता होगा, तो उसकी एक झलक दिखती है कि बड़ा सादगी से मरने की बात करता है, फिजूल खर्ची उसकी बात नहीं करता है। जबकि इसका एक भाई था दारा शिकोह, उस उसका शादी जब शाहजहाँ ने किया, शाहजहाँ ने जब उसकी शादी की, इसके बड़े भाई की, जो दारा शिकोह था, तो इतना पैसा खर्च किया, उस समय 14 साल का था औरंगज़ेब, 14 साल का था।
और उसकी जब शादी खर्च की तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, कहा जाता है कि 24 लाख के करीब में खर्चा किया था। उस समय समझ रहे हैं? 17वीं सदी में 24 लाख का मतलब समझ रहे हैं? 32 लाख या 24 लाख देखना पड़ेगा एक बार, आगे मैं कन्फर्म कर दूँगा। इतना पैसा खर्च करने का मतलब समझ रहे हैं? अभी आज़ादी के समय में ₹1 में लोग पता नहीं बताते हैं कि बोरा-बोरा गेहूँ चावल उठा लाते थे। उस समय 17वीं सदी में इतना पैसा खर्चा किया था। आगे चलें देखें इसमें स्लाइड होगा तो बता देता हूँ मैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं, आपको मिल जाएगा। हाँ, ये देखें इसमें है कि शाहजहाँ खुलकर बड़े बेटे की हिमायत कर रहा था। दारा शिकोह का पहला निकाह मुगलिया इतिहास की तमाम शादियों को मात देने वाला था। इस शादी में पूरे 32 लाख रुपए खर्च हुए। इतनी बड़ी रकम इससे पहले किसी मुगल की शादी में खर्च नहीं हुई थी। 1633 में शाही खानदान ने शानो शौकत का जो मंजर खड़ा किया, उसका जिक्र आज भी लोगों की दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देता है। इस शादी के चश्मदीद गवाह रहे यूरोपीय यात्री पीटर मुंडे के मुताबिक, देखिए मुंडे भारत में लोग लगाते हैं ना, ये पीटर मुंडे हैं, यूरोपीय यात्री थे, के मुताबिक इस शादी में हुई आतिशबाजी इतनी शानदार थी। देखिए आतिशबाजी भी मुगलों की ही देन है। आज ये जो बैठ के दिवाली वाली में या शादी विवाह में खूब धूम धड़ाका कर रहे हैं लोग, ये सब मुगलों से ही सीखा गया है। धर के खूब गाली भी देते हैं हम लोगों के, अब नस में घुस गया है। कुछ नहीं तो कोई कह देगा कि तुम बाबर की औलाद हो, तुम अकबर की औलाद हो, तुम मुगल की औलाद हो, ये सब सुनते ही होंगे आप लोग। गाली तो बना ही दिया गया है। सीखे सब चीज वहीं से हैं। बारूद तो वही सब लाए थे, वहीं से उठाए हैं। अभी भी घूमने जाना होगा तब पहुँच जाएँगे ताजमहल, घूमने जाके खूब फ़ोटो खिंचवाएँगे, है वही सब का बनाया हुआ। फिर पहुँच जाएँगे वहाँ पे लाल किला देखने के लिए, झंडा भी देश का आज़ाद हुए तो वहीं का फहराएँगे। लेकिन करें क्या, मजबूर है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की आदत पड़ी है। सब विरासत भी चाहिए, गाली देने से पीछे भी नहीं हटते हैं हम लोग। आदत हो गई है, अब क्या करें हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे लिखता है कि यूरोपीय यात्री पीटर मुंडेव के मुताबिक ये चश्मदीद गवाह रहे थे उस समय पहुंचे थे, आंखों देखा हाल है। तो बोल रहे हैं कि इस शादी में हुई आतिशबाजी इतनी शानदार थी कि रोशनी से आगरा का आधा आसमान अट गया। समझ रहे हैं? आगरा जो है पूरा आधा आसमान जो रहा था वो पूरा रोशनी से भर गया था। इस शादी की रौनक और रंगत की तस्वीरें आज भी बादशाह नामा, जो कि शाहजहाँ के शासन का रोज़नामचा का इतिवृत्त है, मतलब वो बादशाहनामा लिखा गया है शाहजहाँ के नाम पे, जैसे अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूँनामा लिखा गया है, उसी तरह से में देखी जा सकती है, जो इंग्लैंड के विंडसर कैसल में छिपा हुआ है। यह तस्वीर में शाही मौसीकीकारों, मौसीकी मतलब संगीत होता है, मौसीकीकारों, संगीतकारों, तोहफे उठाने वालों, खैरख्वाहों, शुभचिंतकों और दरबारियों के हुजूम की रौनकों से लबरेज ऐसा मंजर है, जिसमें रंगों में जवाहरतों से सजे लोगों का समंदर उफन पड़ रहा है। ये तमाम लोग शाहजहाँ के पसंदीदा बेटे की इज्जत अफजाई के लिए आए थे। उस वक्त औरंगजेब 14 वर्ष का था। दस्तावेज के मुताबिक इस शादी में वो शरीक था, लेकिन बादशाहनामा में जो तस्वीर है उसमें हजारों की भीड़ में उसका कहीं नामो निशान नहीं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो है इतिहास की घटनाएं जो हैं चल रही थी, और आज की तारीख में हमें कभी ये बताया नहीं गया। दरअसल मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब ने जितना पैसा इकट्ठा कर लिया था, जितना इसके पास संपदा हो गई थी, यूरोपीय तक खौफ खाते थे सब। यूरोप जो है वो औरंगजेब से डरता था। चीन उस समय अगर भारत से डरता था तो औरंगजेब के समय, नहीं तो सम्राट अशोक के समय। एक चीज और आपने देखा होगा कि जब भी बात आती है औरंगजेब की, जब भी बात आती है तो चूंकि भारत में सम्राट अशोक के बाद से दूसरा ही ऐसा शासक था जो सबसे बड़े हिस्से पर शासन किया था। सम्राट अशोक का इतिहास तो जमीन से खोद के निकला, लिटरेचर तो कुछ था नहीं। तो ये जितना इतिहासकार थे ब्राह्मण सब, ये सब का किए, सब तुलना कर दिए कि औरंगजेब जैसा वो रहा होगा, तबे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया होगा। हर चीज में उसी की तरह। देखिए इसने अपने भाइयों को मारा तो वो भी अपने भाई को कहीं मार दिया होगा। ये सब झूठी कहानी कर दी है कि 99 भाई मार दिया होगा सम्राट अशोक।
ये सब इसी का देख-देख के उस पर सारा चीज़ उठा के थोप देते हैं सब। इन सब की आदत ही है। जहाँ खालीपन मिले वहाँ अपना बाबूजी, जहाँ थोड़ा-सा भी बुराई का चांस मिले वहाँ बौद्ध। बौद्ध हो गया मुस्लिम का तो ख़ैर पूछना ही नहीं है, ये तो यूनिवर्सल बुराई बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें क्या है कि ये जो अ, औरंगज़ेब था, ये शुरू से ही तेज़-तर्रार था। अब कहा जाता है कि इसके 2 भाई, तीसरा नंबर पर था, 4 बेटे थे ना उसके, शाहजहाँ के। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, ये तीसरा बेटा था। अभी थोड़ा बड़ा नहीं कि चौथा बेटा 1 ही साल के अंदर में आ गया। तो ये तो मशीन था ना ये सब, जो मुस्लिम शाहजहाँ था, वो मशीन था। उनकी बीवी की मृत्यु भी हो गई थी, 14वाँ बच्चा पैदा करवा रहा था तो। तो ये चौथा बच्चा जो है वो, अब पता नहीं 14वाँ वाला कहानी कितनी सही है कि क्या गलत है, लेकिन ये चौथा भाई जो है, वो इससे 1 साल ही छोटा था जस्ट। तो ये पहले दोनों को मार दिया था, उसके लिए इसमें बाकायदे इसमें था उतना, मतलब शुरू से ही ये लड़ने में तेज-तर्रार था। एक बार क्या हुआ कि 2 जो वो थे, हाथी थे, तो शाहजहाँ ने सोचा कि भई हाथी हैं तो देखें कि कौन भई हाथियों को वो करता है। तो उन दोनों हाथियों का नाम था, नाम हाथियों का नाम ही कैसे रखते थे, तब मुस्लिम नाम नहीं रखते थे दोस्तों। ये देखिए मुस्लिमों में एक चीज़ था, मुगलों में, हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं नफ़रत में इतना अंधा हो गए हैं कि कुछ अच्छी भी चीज़ें दिखती है, तो नहीं पच पाता है कि यार मुस्लिम है तो कैसे अच्छाई कर दे, कैसे बढ़ाई कर दे, मुगल है तो एक भी शब्द अगर कुछ अच्छा दिखे कैसे बढ़ाई कर दें यार, हैं? ये तो मुस्लिम की बढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, मुगल की बढ़ाई कभी नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे वो नाम लेकिन हाथी का रखते थे सब, भारतीय नाम रखते थे। 2 गो हाथी मँगाया, एक का नाम रखा सुधाकर और दूसरे का नाम रखा था सुंदर करके रखा था। तो उसमें से एक कोई गया, औरंगज़ेब गया लड़ने के लिए, उठा के पटक दिया हथिया जो था। अब उसके जो भाई थे सूजा और राय जय सिंह, ये सब गए थे मसाला-वसाला हथियार लेके। लेकिन जो वो सुंदर था वो पटका था, तो सुधाकर दूसरा हाथी था वो खींच के ले गया। फिर ये दोनों में सूरत सुंदर नाम था हाथी का, तो फिर उन्हीं दोनों में लड़ाई हुआ। अब वो बाकायदे जो है कंट्रोल कर लिया औरंगज़ेब। तो उससे जो है इसका नाम बहुत ज़्यादा हो गया कि देखो ये जो है हाथियों को भी कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, इसके बाद से अब बहुत सारी घटनाएँ हुई थी। फिर क्या हुआ कि अब ये लड़का थोड़ा बड़ा होने लगा। जैसा कि आप जानते हैं, सियासत की जो लड़ाई होती है, बड़ा खतरनाक लड़ाई होती है। इनके यहाँ जहाँ से ये आए थे सब मंगोलियन जो मुगल आए थे, इनके यहाँ कहानी क्या चलती थी कि बाप जो है बेटा को बराबर-बराबर बाँट देता था। अकबर जो था, अकबर का बाप बराबर हिस्से में बाँटा था। अकबर भी अपने उसके जो बेटे थे, उनके बराबर हिस्से में बाँटने की कोशिश किया था। लेकिन बाबर जो है उसने हुमायूँ का उसके जो बेटे थे वो बराबर बाँटने की कोशिश किया था। बाबर के पिता ने भी बराबर बाँटने की कोशिश की थी। लेकिन अकबर तक आते-आते ऐसा हो गया कि रिश्तेदार, चाचा-भतीजा सब भूल गए, सबको भूल गए। अब अपने ही बेटे को देने की प्रथा इन लोगों ने चालू कर ली। और औरंगज़ेब क्या शाहजहाँ तक, जहांगीर तक आते-आते ऐसी प्रथा हो गई कि भाई ही आपस में मारा-मारी करने लगे थे। तो इन लोगों ने इसके साथ भी यही हुआ औरंगज़ेब के साथ। देखा इसने अपने पिताजी को कि हमारे पिताजी तो अपने भाइयों को मारे हैं, अब मार के सत्ता हासिल किए हैं। अब सत्ता हासिल करने के बाद भी सब सन को मरवा दिए। जितना चाचा भतीजा-वतीजा थे रिश्तेदार सबको मरवा दिए, तो ये भी वही काम किया था। अब इसमें क्या लिखता है कि कुछ बरस बाद शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को हुकूमत सँभालने की मदद से, अच्छा इसका एक लव भी हुआ था। इसको प्यार-मोहब्बत हो गया। जब ये 15 साल में हाथी को कंट्रोल किया था, 16 साल का जब हुआ तो इसके पिताजी इसको लड़ाई के लिए भेज दिए थे। तब भेजे तो ये खूब इधर बल्ख, बुंदेलखंड, कंधार इधर की जंग में गया। लेकिन वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि अपने मामी के यहाँ गया था, वहाँ पे बगीचा में आम तोड़ रही थी और एक लड़की थी, नाम था हीराबाई जैनाबदी। उसको देख के इसमें प्यार हो गया, तो उसके बारे में इन लोगों की जो मुस्लिम किताबें हैं बहुत सब बातें लिखी हुई हैं। ये तक भी लिखा गया है कि वो शराब पीने के लिए कहीं तो ये कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद भी शराब तक पीने को राज़ी हो गया, उसके चक्कर में। लेकिन फिर उस लड़की की मृत्यु हो गई 1 साल बाद, तब जाके ये थोड़ा-सा वो हुआ। फिर इसने कई सारी शादियाँ की, ये सब बातें आती हैं। अब जब थोड़ा-सा और बड़ा हुआ तब सत्ता की लड़ाई आ गई थी। तो इसके इसके टक्कर में 2 भाई थे। एक सूजा था और उससे भी बड़ा दारा शिकोह था।
तो आज के जो ब्राह्मणवादी इतिहासकार हैं, इतिहासकार तक कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास के नाम पर हम लोग वो कर दे रहे हैं, इतिहास की भी बेइज़्ज़ती कर दे रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी हैं वो क्या कहते हैं कि दारा सिकोह अगर राजा बन गया होता तो इतिहास बदल गया होता। अब मैं कहता हूँ कि दारा सिकोह अगर बन गया होता राजा तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी भारत जो है वो मुस्लिमिस्तान ही बन गया होता। दारा सिकोह का अगर बन गया होता। ये दिखाएँगे कि दारा सिकोह देखिए वो गीता की बात कर रहा है, वो धम्मपद और पता नहीं कौन-कौन सी भारत के जो ग्रंथ हैं उनकी भी बातें करता था, लिखता था, सूफ़ी था। तो भैया यही तो चक्कर है, जो बीच में रहता है, वो कभी नहीं छूटता है। इसका साम्राज्य ही इसीलिए खत्म हुआ औरंगज़ेब का क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसमें चला गया, रिगिड हो गया, बहुत ज़्यादा कहा जाता है ना कि जो झुकता नहीं है, टूट जाता है। पत्थर जो है जब झुकता नहीं है, दबता नहीं है, तो या तो टूटता है, यही ना होता है। तो यही चीज़ हुआ था नहीं तो अकबर जैसे देखें दरबार में सबको बैठा लेता था। कुछ पादरियों को भी बुला लिया था अंग्रेज को। अब मुस्लिम और ब्राह्मण तो बैठे ही रहते थे। तो उसका आराम से चल गया, खींच निकाला, 2-3 पीढ़ी और निकल गई। ये भी वैसे पोट-पाट के रखा होता, ये भी निकल जाता। किया भी था इसने। इसने अपने दरबार में जो ब्राह्मणिकल लोग थे, उनकी संख्या बढ़ाई थी, बात किसी ने बताई नहीं है। लेकिन रिसर्च से ये बात साबित आती है होती है कि उसने जो है ब्राह्मणों का और उनके लिए बहुत सारे मंदिर जैनों के लिए भी मंदिर दिए, जगह दी, उनके लिए भी इसने बहुत सारी चीज़ें खुलवाई और वो भी दिए उनको, अपने दरबार में जगह दी, संख्या भी बढ़ा दी और मुगलों के तुलना में अपने दरबार में इसने संख्या बढ़ाई थी। ये बात नहीं बताई जाती है क्योंकि हमको औरंगज़ेब से नफ़रत करना है भाई। हमने पहले ही कह दिया जब हमको उससे नफ़रत करना है, तो हम काहे उसकी अच्छाई बताएँगे? नहीं बताएँगे। तो बस यही चीज़ तो है और देखें आगे। तो ये लिखता है कि शाह, शुजा और मुराद तीनों भाइयों यहाँ तक कि अपने वालिद शाहजहाँ तक को मात दे दी। इस वक़्त तक यानी 1660 के शुरुआती दौर में उसने अपने मौजूदा ख़ानदान का भी बंदोबस्त कर दिया। 2 भाइयों को मौत का फ़रमान देकर तीसरे को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़कर और पिता जो इस बीच सेहत की ओर लौट चला था मतलब बुढ़ा गए थे शाहजहाँ, तो उनको आगरे के लाल किले में कैद करके अविभाजित मुग़ल सल्तनत पर हुकूमत करने के लिए मयान में छूटी छुट्टी मार-काट में औरंगज़ेब अकेला ही बचा था। उनको भी कैद कर दिया। एक एक कहा गया है जो मुस्लिम बहुत सारी किताबें हैं, उनके अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब कैद करने गया शाहजहाँ से बोला कि वालिद ये बताएँ कहाँ पे कैद करूँ? तो वालिद कहें कि बेटा तू तो बहुत बुरा निकल गया, हम तो उसको बनाना चाहते थे दारा सिकोह को। तो बोला वालिद हैं तो इसीलिए मार नहीं रहा हूँ, कैद कर रहा हूँ। तो कहा कि एक ही चीज़ खाने को दूँगा मैं। ऐसा कहा जाता है, कितनी सही है कि नहीं है ये तो उसकी अब कोई दस्तावेज़ आर्कियोलॉजी तो अवेलेबल होती नहीं है। दस्तावेज़ों के माध्यम से ये लोग कुछ-कुछ कहते हैं तो उसमें ये बातें आती हैं। तो कहता है खाने के लिए एक ही चीज़ दूँगा, तो उसने शायद कहा था कि मैं चना खाऊँगा तो चना ही उसको प्रोवाइड किया गया और उसने कहा कि मुझे ऐसी जगह पे कैद करो जहाँ से ताजमहल दिखता रहे। ये भी बातें आती हैं। तो ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे आंद्रे टस्के ने दिखाया है कि जब औरंगज़ेब की ये बात जब कही जाती है कि इसने ऐसे-ऐसे काम किया, इसीलिए बहुत ज़्यादा नफ़रती दरिंदा खूनी हैवान था। पर ये बातें हम लोग को थोड़ा-सा और अच्छे से समझना चाहिए, क्या ये पहली बार हो रहा था? यहाँ पे ये लिखते हैं कि दशकों बाद मुगलिया हिंदुस्तान पर कदम रखने वाले एक इतावली यात्री गेमिली कारेरी ने इस खानदानी जंग को गैर कुदरती जंग कहकर लफ्जों की चाबुक से फटकारा कि मतलब ये बहुत खराब था। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी में पादरी रहे जॉन ओविंगटन ने इस बेरहम कुर्बानी की बुराई की और इसे गैर इंसानी हरकत माना। अब चूँकि औरंगज़ेब के समय में उसके बाद बहुत सारे ये लोग आ गए थे, तो जब उसके बाद आए तो ये सब अपना-अपना चला रहे थे। अब उसके पिताजी के समय में थोड़े कम थे लोग, उनके समय में कम थे, तो उधर की बात नहीं हुई, इस पर ज़्यादा बात हुई। और एक चीज़ और है, अंग्रेज़ों ने भी इस चीज़ का खूब फ़ायदा उठाया, इन लोगों ने भी, कि इसको इतना ज़्यादा बेरहम दिखा दिया जाए, औरंगज़ेब को, मुगलों को इतना बेरहम दिखाया जाए, ताकि यहाँ का जो ब्राह्मणवादी है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो हमको अच्छा मान ले। क्योंकि इनके यहाँ अवतार की कल्पना है, कोई आएगा बचाएगा, हम तो नहीं बचेंगे, हम तो चापलूसी करेंगे जी। अच्छा आप मुगल हैं, हम आपकी चाट लेंगे। अच्छा आप अंग्रेज़ हैं, हम आपकी चाट लेंगे भई।
हमारा ईश्वर तो किताब में आता है, कथा कहानी में आता है, मुँह खोलते हैं, शब्द फोड़ते हैं, उसमें आता है। असली में तो मुगल आएगा, तुर्क आएगा, ईरानी आएगा, अंग्रेज आएगा। तो ये बात थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज भी सब काम किए। देखें इन लोगों के जितने-जितने किए हैं, खूब बुराई-वुराई किए इससे। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि चारों भाइयों को खास तौर पर औरंगज़ेब को ईंधन की तरह सुलगा देने वाली ताकत के भूखों के बारे में भयानक सम्मोहन के साथ लिखा है। इस मज़र पर टिकी हिंदुस्तानी नज़रों को भी इस जंग की बारीकियों के समान रूप में कील दिया था। तो ये सारी बातें आती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और है, उसको भी आप देख लीजिए। क्योंकि मुगलों के रिश्ते या तख्त या ताबूत इस पुरानी फ़ारसी कहावत की कुंद धार से चलते थे। खुद शाहजहाँ ने भी अपने दोनों भाइयों 2 भाइयों की हत्या का फरमान सुनाया था। जो मैं बता रहा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 1622 में खुसरो और 1628 में शहरयार की मौत का, दोनों इसके भाई थे शाहजहाँ, उनको मरवा दिया था। इसके अलावा 1628 में तख्त पर काबिज होते वक्त भी उसने अपने 2 भतीजों और 2 चचेरे भाइयों को मरवाया। सुन लीजिए, ये उसके पिताजी की करतूत थी। सबूत तो यह भी कहते हैं कि उसके भी वालिद माने शाहजहां के पिता जहांगीर के कंधों पर अपने ही छोटे बेटे दानियाल की मौत का जिम्मा था। लो भाई साहब, इसका जो शाहजहां का पिता था जहांगीर, वो तो अपने बेटे को ही ज़हर खिला के मरवा दिया था, ये भी कहा जाता है। हालाँकि उसकी मौत की वजह ज़हरीली शराब बताई जाती है। यहाँ तक कि मुगल हुकूमत का शुरुआती दौर यानी बाबर और हुमायूँ का ज़माना भी इस तरह की खूनी लड़ाइयों से भरा रहा, जिनमें भाई के सामने भाई खड़ा था, तो बाप के सामने बेटा। लेकिन हम बात किसकी करते हैं? औरंगज़ेब की। किसी ने अपने भाई को मार दिया और बाप को कर दिया, क्योंकि हमको तो नफ़रत करनी है ना। अब आते हैं उस मुद्दों पर जिसको सबसे ज़्यादा उछाला जाता है, उस पर एक थोड़ा-सा हम निष्पक्ष नज़रिए से देख लेते हैं। क्योंकि दूध का धूला तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है, उतना हम निष्पक्ष नज़रिए से देख लेंगे।